स्टार्ट करते हैं। तो सुनना, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है, कंबाइंड टेस्ट, ठीक है, 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को मैं छुट्टी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले टेस्ट दे देना। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अब पता नहीं वही बात है कि नहीं, दूसरी बात की याद आ गई मेरे को, लेकिन ठीक है, कि अगर उससे पहले कोई डाउट होगा तो ग्रुप में डाल देना उससे पहले, ठीक है। उसका लिंक आएगा, लिंक को ईमानदारी से टेस्ट देना, मतलब कोई भी सोर्स मत यूज करना, आराम से टेस्ट देना। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो कम से कम ये पता लग जाएगा कि अभी कितनी और मेहनत करनी है, और अगर ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये भी पता लग जाएगा कि कितनी अच्छे तरीके से मेहनत चल रही है। समझा मैंने क्या बोला? बस चीटिंग मत करना, चीटिंग करोगे तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। पेपर में चीटिंग चलेगा, अभी चीटिंग नहीं करोगे तो पक्का पेपर में चीटिंग चलेगी, अभी चीटिंग करोगे तो पेपर में चीटिंग नहीं चलेगी। तो तुम सोच लो, पेपर में चीटिंग करनी है या अभी चीटिंग करनी है? पेपर में चीटिंग मतलब चीटिंग ही चल स्कूल में। भैया आपकी वीडियो पॉज हो गई। मेरी वीडियो पॉज हो गई, मैं ऐसे रुक गया। नहीं भैया, बहुत वीडियो बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, खुद की तेरी आवाज बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते जैसी आ रही है, और मेरे से बोल रहा है कि आवाज खराब है। इधर देखो ग्राफ, ठीक है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि हम कैसे डिनोट करते हैं किसी भी क्या नाम है कर्व को या फिर किसी भी चीज को। सुनना, सबसे पहले सबसे सिंपल ग्राफ बनाते हैं, दैट इज भैया आपकी वीडियो पॉज हो गई। भैया, आपकी वीडियो पॉज हो गई। पॉज हो रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक काम करो, जिसकी वीडियो पॉज हो रही है ना, वैसे मेरा नेटवर्क में भी दिखा रहा है दिक्कत, लेकिन अगर किसी में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो एक काम करो, एग्जिट एंटर करो और फिर एंटर करना, मतलब एग्जिट करो फिर एंटर करना, ठीक है। वैसे अब क्या नाम है, हो जानी चाहिए स्टेबल। अभी ठीक है? अरे मैंने बोला और कम से 6 बंदों ने एग्जिट एंटर कर दिया, ठीक है, 15 आते हैं सीधा 9 पहुंच गए थे। ठीक है, चलो वेट कर लेते हैं, आने दो इनको। अरे यार तुमने तो चलो, अब आ रही है ना मेरी आवाज? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है, सुनना, 9 मिनट हो गए। सुनना, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या पढ़े हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये सुनना जरा ध्यान से। देखो यार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें से एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस। समझा मैंने क्या बोला? देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो ये कांसेप्ट होता है ना, तुमने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा? तुमने मैथमेटिक्स में कार्टेशियन सिस्टम शायद पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं है, बट ये सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें तो तुम क्या पढ़ते हो, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये पढ़ा हुआ है। लेकिन हम जो होते हैं ना साइंस वाले, हम थोड़ा काम को स्मार्ट वर्क करते हैं, मैथमेटिक्स वाले क्या होते हैं, पेवर्क। समझे भैया को छोड़ दो, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले क्या होते हैं, पेवर्क, ठीक है। लेकिन इसीलिए वो क्या करता है, 4 कोऑर्डिनेट में काम कर रहे होते हैं। वैसे हम भी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट्स में काम करते हैं, हम तो 3D में काम करते हैं, लेकिन हायर क्लास। अभी हमने सोचा कि क्यों ना स्मार्ट वर्क किया जाए, क्यों हार्ड वर्क किया जाए, तो हमने क्या करा, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, 3 क्या नाम है, क्वाड्रेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव, क्वाड्रेंट बोलते हैं, तुम्हें पता होता है। फिर इसके 3 क्वाड्रेंट्स को रिमूव कर दिया, ये वाला क्वाड्रेंट रिमूव कर दिया और ये वाला क्वाड्रेंट रिमूव कर दिया, तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ ये वाला डब्बा बचा और वो वाला डब्बा गिरा। इसीलिए हमारी ये जो दोनों चीजें होती है ना, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है और यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू ली जाती है, तुम्हें पता होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तुमने जो ग्राफिक में पढ़ा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव का होता है, ये भी पॉजिटिव का होता है, इधर की तरफ दोनों नेगेटिव के होते थे, लेकिन हमने नेगेटिव वाले हटा ही दिए, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तब ये हट ही गए तो हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी दोनों वैल्यू पॉजिटिव में दी जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर किसको लेते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई ये एक्स है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर किसको लेते हैं, टाइम को लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर किसको लेते हैं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो कर्व होगा, चाहे वो सीधा हो चाहे वो टेढ़ा हो, जैसे जैसे मर्जी हो, वो जो कर्व होगा वो क्या डिसाइड करता है, वो क्या बताता है, वो वेलोसिटी के बारे में बताता है। समझाया मैंने क्या बोला? दिमाग सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो क्या नाम है, यहाँ पे से जो भी कर्व बनेगा, जो चाहे वो कर्व सीधी लाइन बने, चाहे टेढ़ी लाइन बने, चाहे नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आए, जैसा मर्जी इनको सबको कहते हैं कर्व,
ठीक है। ये चाहे जैसा मर्जी कर्व बने, वो सारे कर्व क्या दिखा रहे होंगे, वेलोसिटी दिखा रहे होंगे। ऐसा मैंने क्या बोला। तो चलो हम बात करते हैं एक्सीलरेट वो क्या नाम है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि स्पीड आराम से चेंज कर वो सेम जा रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वो कैसा ग्राफ होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। इसका मतलब क्या है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि देखो मान लो फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, तो 5 का डिफरेंस है। और मान लो 1 घंटा या 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो हर 5 किलोमीटर 1-1 घंटे पे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा बढ़ता है, यहाँ पे 5 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 1 घंटा बढ़ता है, यहाँ पे 5 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 1 घंटा बढ़ता है, यहाँ पे 5 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। ये सारा क्या हो रहा है, इसी तरीके से काम कर रहा है। मतलब ये कि हर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब तुम बोलोगे कि भैया अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो ग्राफ कैसे बन रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो क्या होता, तो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता। मतलब क्या है कि स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन टाइम कभी वो क्या नाम है, टाइम तो अपना लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड में कभी कभी चेंज आ रहा है। कभी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, कभी नहीं बढ़ पा रही। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसमें डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, टाइम के लोकेशन से डिस्टेंस की लोकेशन, मान लो टाइम तो अपना कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। मान लो पहले 5 किलोमीटर, पहले इस पे 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है, लेकिन अगली बार जब टाइम बढ़ा तो वो बहुत धीरे से बढ़ा, लेकिन अगली बार स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनता हुआ जा रहा है, कुछ टेढ़ा सा बनता हुआ जा रहा है। तो टेढ़े ग्राफ का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सॉरी वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अलग-अलग डिस्टेंस के ट्रैवल किया जा रहा है सेम टाइम में। मतलब 1 घंटे में पहले 5 किलोमीटर कवर करा तो अगले 1 घंटे में सिर्फ 2 किलोमीटर कवर करा। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, टेढ़ा बनेगा। लेकिन अगर हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर किया जा रहा है, हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर किया जा रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। आया समझने क्या, इसका मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, तो वो लाइन कैसे होती जाएगी, सीधी जाएगी। तो इसका मतलब कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कर्व का नाम कर्व है, कर्व का मतलब होता है जो लाइन आप रिप्रेजेंट करते हो। ये मैं सोचता है कर्व का मतलब हमेशा टेढ़ा ही होगा। ठीक है, तो कर्व कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है। समझा है मैंने क्या रहा, इसमें कैसा बन रहा है, इरेगुलर कर्व बन रहा है, मतलब जैसे मर्जी पढ़ रही है। पक्का समझा है मैंने क्या बात। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई पूछ ले, ठीक है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई पूछ ले ये बात कि भाई ये बता कि हमको इसके नीचे पता लगाना है। मैं चलो एक ग्राफ दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये बना दूं इस तरीके से, ठीक है, और मैंने बोला कि बेटा यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से चालू हो। ठीक है, अब मेरे से ये बोला गया कि बता इसके नीचे कितना एरिया आता है। मतलब ये कि इसके नीचे कितना एरिया, ये क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये दिमाग में बिठा लो। अगर एक ग्राफ बनाया जा रहा है और उसके नीचे का एरिया निकाल दिया जाए कर्व के नीचे का, तो याद रखना कर्व के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। मतलब क्या इस बात का भैया, मतलब ये कि एक कर्व के नीचे का सारा एरिया ये डिफाइन करेगा कि आपने कितना चले हो। नहीं आया समझ, दोबारा सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कर्व बना, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व बना, तो ठीक है, तो इस ग्राफ से कैसे पता लगाया जाएगा कि आप कितना चले हो, है कि नहीं। क्योंकि ये ग्राफ तो वेलोसिटी डिपेंड शो कर रहा है कि अगर सीधी लाइन जा रही है तो उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी थी, टेढ़ी लाइन जा रही है तो इसका मतलब क्या नाम है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं थी। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता लगाना है कि मैं चला कितना, मैंने कितना डिस्प्लेस करा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए। तो सिंपल सा तरीका है उसका निकालने का, इस कर्व के नीचे का सारा एरिया निकाल दो। एक कर्व के नीचे का एरिया निकाल दोगे तो कैसे क्या पता लग जाएगा तुम्हें ये पता लग जाएगा कि आप कितना टोटल चले हो। अब तुम बोलोगे कि भैया इसके कर्व के नीचे का एरिया कैसे पता लगाएंगे, तो इसको डिवाइड कर दो। देखो एक लाइन यहाँ से खींचो, एक लाइन यहाँ से। समझाया मैंने क्या बोला। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर दो तो पता लग जाएगा इस कर्व के नीचे का एरिया कितना है। बिल्कुल सही बात है। और कर्व के नीचे का एरिया जैसे पता लगेगा, ठीक है, तो इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस करके जितना भी वैल्यू आएगी वो उतना भी चलेगा। मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। आया समझ में क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या करूं, ये वाला समझ नहीं आया क्या नहीं समझा जो अभी हमने रेक्टेंगल सुना। मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से तुम्हारे घर तक गया, ठीक है, और मैंने अपनी स्पीड को इस ग्राफ से दिखाया, ठीक है, मेरे घर से तुम्हारे घर तक जाते थे मेरी स्पीड इस ग्राफ पर इस तरीके से चलती है, ठीक है, जो ब्लू कलर का, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, इस तरीके से मेरी स्पीड चल रही है। समझाया मैंने क्या बोला। अच्छा अब मेरे से बोला गया कि मेरे घर से तुम्हारा घर कितनी दूर है, जितनी दूर मैं गया वो डिस्टेंस कितना था। समझा मैं क्या कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करूँगा, इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर दूंगा।
एक कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसको पहले बंद कर दो, उस एरिया को पहले बंद कर दो। समझा मैंने क्या बोला, उस एरिया को मैंने बंद कर दिया, यहाँ से लाइन खींच के, ठीक है, मैंने उस एरिया को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ये वाली लाइन खींच के। समझा मैंने क्या, एरिया तो बंद हो गया, इसका मतलब मुझे पता लग गया कि मुझे जो एरिया निकालना है वो ये है, ठीक है, मुझे इतना एरिया कैलकुलेट करना है। इतने एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या था, या एक सिंपल सा तरीका था, ये ट्रेपेजियम है, लेकिन ट्रेपेजियम जैसा कोई बेकार कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, हमने क्या करा, इस एरिया को और ज्यादा डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में। नया मैंने क्या बोला, ऊपर वाला हो गया ट्रायंगल, नीचे वाला हो गया रेक्टेंगल। तो नया मैंने क्या बोला, अब जो ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल है इसमें समझना जरा ध्यान से, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल को प्लस कर दो तो अपने आप ही पूरा एरिया नहीं आ गया, और इसके नीचे का एरिया सारा आ गया, तो मुझे पता लग गया कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया। अभी भी समझ नहीं आया तो पूछो। प्लस कैसे करेंगे? कैसे प्लस करेंगे? इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, मैं भी वैल्यू और यहाँ पर कोई वैल्यू होगी कि नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। समझाया मैंने क्या बोला? पक्का समझा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 और 5। अभी भी बता दो कैलकुलेट नहीं कर सकते तो सुनना, देखो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसा आएगा, 0 से लेके 4, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई 4, ब्रेथ कितनी हो गई 2। समझा मैंने क्या बोला? अब ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस ये होगा, बराबर इतना होगा, ये दोनों चीजें बराबर ही तो होंगी, तो ये भी कितना हो गया 4, तो इसका बेस कितना हो गया 4। बची बात हाइट की, हाइट इसकी ये है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, दिमाग लगाना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, ठीक है, लेकिन मेरे को इतना चाहिए, तो इतना माइनस कर दूंगा, इस पूरे में से इतना सा माइनस कर दूंगा तो बचेगा 4, 6 में से 2 गया तो बचा 4, तो हाइट कितनी होगी 4। अब एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एक राइट एंगल का ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू ब्रेड्थ, तो सुनना कितना एरिया आएगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल क्या है l इनटू b, मतलब 4 इनटू 2 प्लस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 4 इनटू में 4, यहां से 2 गया, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, 8 8 16, तो 16 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट इसके नीचे का एरिया है। बता दो अभी भी समझ नहीं आया तो। भैया इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे ना ऊपर वाले ट्रायंगल में। मैं पागल वाला है, पाइथागोरस क्या होता है? h स्क्वायर प्लस पाइथागोरस क्या करता है? ट्रायंगल क्यों निकालता है? क्या निकालता है? हाइट, वो हाइट हाइट निकालता है? नहीं, वो वाला हाइपोटेनस निकालता है? नहीं, ये वाली साइड, ये वाली साइड हाइपोटेनस तो होती है। हाँ मैं क्यों निकालूंगा हाइपोटेनस? वो निकाल ट्रायंगल क्यों नहीं? पैरामीटर निकालने हाफ के लिए। इनटू बेस इनटू हाइट से हो जाएगा। अरे मेरे भाई क्यों अपनी बुद्धि लगा रहा है? मेरी बात सुन, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ साइंस, ठीक है, तू बोल रहा है भैया साइंस तो आपने पढ़ा दी, लेकिन मुझे हिंदी का एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मुझे वो भी बता दो। मैं कह रहा अब हूँ मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुनो, और जिसको समझ में नहीं, और ये मैं बता देता हूँ तुम लोगों को जो सुन रहे हो मेरी आवाज को, ठीक है, ये बोल रहा है कि भैया आपने हाइपोटेनस क्यों नहीं लगाई। अबे मेरे भाई, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। कोई बेवकूफी होगा ना जब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पहले अब तू बता, अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब तुम सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी और शायद इसकी भी, ठीक है, सुन अब तू बताइए जो जो चीजें पूछूंगा मैं, ठीक है, बता रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into में बहुत बढ़िया। रेक्टेंगल का एरिया ये बोल रहा है 2 into में LB plus BS लेंथ plus ब्रेथ HL। पहली बात तो इसने पूरा बोला नहीं, लेंथ into में ब्रेथ। ये किसका फॉर्मूला है पहले तो ये बता। ऑनलाइन में ये जो सुन रहे हो मेरी आवाज, तुम में से पता है किसी को ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये उसका है, किसका था यार? एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हाँ क्यूबॉइड, चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1। ये मैं साइंस वाला होकर तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप सोच लो तुम कितना पानी में और तुम कितना डूबने वाले हो। मैं तो सोच रहा था सिर्फ एक बच्चा बैठ के गलती कर रहा है, और अब पता लगा कि तुम सारे के सारे बेवकूफ बैठे हो क्लास के अंदर। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? अब सोच लो
कि तुम कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो और कितनी बेवकूफी कर रहे हो। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना 3 साल पहले बंद कर दिया और सच बता रहा हूँ मैंने 3 साल से मैथमेटिक्स छुई तक नहीं है और फिर भी मुझे ये फॉर्मूला पता है, यहाँ तक कि मुझे एक्सरसाइज भी पता। और लास्ट क्लास में तुम्हें शायद याद भी होगा मैंने एक क्वेश्चन में बताया था एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था कि वो क्वेश्चन नंबर इतना है और उसका आंसर भी मैंने बताया था एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन नंबर है। तो सोचो तुम कहाँ पर पढ़ रहे हो और मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। संध्या में नहीं कर रहा, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ हाँ ठीक है। और मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ कि तुम्हारे संध्या करके टीचर्स की तरह नहीं पढ़ा रहे हम कि अंदर में तुम आए तुमने पढ़ा और तुम घर चले गए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है कि हम तुमको सोच रहे कि तुम सच में पढ़ भी रहे हो। ऑफलाइन क्लासेस होते तो सामने सामने दिखाई देता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है किस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। मैं इनको बार बार पॉइंट आउट करता रहता हूँ कि तुम्हारा फोकस नहीं है। ऑनलाइन में तुम अपने कैमरा बंद करके रखते हो। ठीक है, इसीलिए तुमको लग रहा है कि भैया क्या ही समझेंगे क्या ही समझ में आ रहा है। तो तुम्हारी अब पता लगे लेवल कहाँ पर हो तुम। सोचो एक एक्सरसाइज का पहला फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता, फॉर्मूला भी नहीं पूछा मैंने तुमसे, मैंने तुम्हें लिख के दे दिया फॉर्मूला और ये पूछा कि कहाँ पे पढ़ा है, तुम्हें ये नहीं पता होगा। आप बताओ मैं तुम्हें क्या बोलूं, बेवकूफ या फिर बेवकूफों का सरदार। 8 मैसेज किसने कर दिए भैया? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लर है स्क्रीन। ब्लर स्क्रीन छोड़ो, आवाज आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्योंकि बेइज्जती लिख कर नहीं सुना कर रहा हूँ भैया। वैसे चैट नंबर 13 हुआ नहीं मिशन में हो गया। कभी पढ़ेगा जिंदगी में? पहले पढ़ा है कभी? तो ये फॉर्मूला इसके दिमाग में कैसे आया जब इसने पढ़ाई नहीं है? तो तो भी बोल रहा था भैया एट्थ में था। पढ़वा रहा हूँ ना, 2 बोला था उसने, 2 पूछ लिया उसने, 2 पहले बोला था कि नहीं, और 2 बोलते ही मैंने पूरा फॉर्मूला तब लिखा है। ये ना पता क्या है? अच्छा चलो ठीक है, सब छोड़ो। ठीक है, तुमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? ट्यूशन का बता दो। चलो लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। अब सुनना जरा ध्यान से, अब सुनते रहना। ठीक है रचित, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर चल रहा है ना? चैप्टर नंबर क्या है वो? हेलो देख लो, अब बताओ। अब मैं क्या बोलूं तुम लोगों को? देखो सामने बैठा हुआ है, चैप्टर नंबर पूछा मैंने लाइन्स एंड एंगल्स के, इसको ये नहीं पता। ओए म्यूट करो अपने आप को। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आप सुनो, अब मैं एक सिंपल सा बना रहा हूँ। ठीक है, अब तुम बताना जरा ध्यान से। हेलो फॉर एग्जांपल एक ये फॉर्मूला है, ये वाला एंगल क्या है? ऑल्टरनेटिव एंगल। ऑल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट। पूरा बोलो पूरा। अल्टरनेट तो अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया आंसर दिया। चलो पहली बात तो मैं पूछ नहीं रहा था। इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, 1 2 3 और 4, इन चारों को मिलाकर कितना आंसर आएगा बताओ? 180। एक आंसर आया 180, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सोच लो 360 360 आंसर आया। 360। तो सोच लो तुम मैथमेटिक्स की, बस 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 तुम ये सोच लो कि तुम मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हो और तुम कहां पर पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरी बात ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, इससे शायद तुम्हें इतने में भी तब भी इतनी दिक्कत हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं। तुमने इससे पहले पढ़ा चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 नहीं पूछूं तो सोच लो तुम कहां पर। 5 कट हो गया, चैप्टर 5 कट हो गया, 4 पढ़ा है। 6 का पूछ लो भैया, 6 चैप्टर का पूछ लो। मतलब मैं सिंपल सा तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पूरी क्लास तुमने वेस्ट करा दी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तुम्हें वो भी नहीं पता। और मैं कहां से शुरू कर रहा था? सबसे बेसिक फॉर्मूला से, L into B से। अब सोचो कि मैं तुम्हें क्या समझा सकता हूँ कि अगर तुम्हारे मैथमेटिक्स का एक दूसरी क्लास का फॉर्मूला कम क्लियर है, शायद दूसरी तीसरी में पढ़ा दिया जाता है L into B। 5th में तो पढ़ाई जाता है, छोड़ो दूसरी तीसरी छोड़ो, 5th से तो पढ़ाई देते हैं L into B। समझाया मैंने क्या बोला है? अब एक और फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। 2 into L plus B। ऑनलाइन वालों ने बता दिया 2 into L plus B, और भाई साहब सामने बैठे उन्होंने बोला 2 into L into B। अरे भैया सोचो, अबे भैया छोड़ो ना यार,
पछताना तो हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया इंटू गलत ठीक है, निकल गया। आप समझो इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भैया गलती से निकल गया। अरे गलती पेपर में थोड़ी बताएगा तेरे को कोई, तू लिख कर आ जाएगा ना, हो गई ना गलती तो। अभी तो चल ऑनलाइन मतलब सामने सामने चल रहा है तो तूने एकदम से करेक्ट भी कर लिया। आ रहा है समझ में? क्या बोल रहा है भाई और बहनों, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। ओए बकवास मत करो, ठीक है? सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, तुम 9th क्लास में इसे पढ़ना चालू कर दो, ठीक है? क्योंकि 9th क्लास से अगर बेस खराब हुआ तो 10th क्लास में बहुत डर लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 9th क्लास इज मोर टिपिकल एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन 10th क्लास। 9th क्लास में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये सिंपल फैक्ट है। अगर 9th क्लास में जितनी मेहनत अभी 9th क्लास में कर लोगे ना, उतनी मेहनत अगर 10th क्लास में करोगे ना तो ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन 9th क्लास से वो लेकर चलना पड़ेगा। समझाया मैंने क्या बोला? इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मैं काम पे मैं और मेरे को अपने सब्जेक्ट से मतलब है, तो मैथ्स में चाहे 0 नंबर लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर साइंस में नंबर कम आए तो मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें कूटूंगा, ये बात याद रखना। और तुमको अगर लग रहा है कि मेरे को तुम्हारा घर नहीं पता, तो पता लगाने में कुछ टाइम नहीं लगने वाला है, तुम्हें भी पता है। सोर्सेस तो होते ही है ना। अब तो मुझे पता लग गया हर किसी का ऑलमोस्ट कहाँ पे तुम रहते हो। नए बच्चे आएंगे भैया, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्लीज प्लीज दिमाग में बिठा लो कि पढ़ना चालू कर दो। बहुत ज्यादा दिक्कत है अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो। और कौन सा महीना आ गया? ये अगस्त एंड होने वाला है, ठीक है? मिड में आ गया अगस्त। सितंबर में फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं, तो चलो अभी थोड़ा सा लेट अगर होंगे तो होंगे तो जरूर ना, लेकिन ये सोचो कि तुम 4-5 महीने से मजे काटते हुए आ रहे हो बस। समझाया मैंने क्या बोला? अब वापस इधर आ जाओ। अब अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा रिजल्ट बनाने के लिए और बच्चे हैं। तुम अपना सोचो कि तुम कहाँ पढ़ो, ठीक है ना? तो ये सोचो कि तुम्हारे को भी उस रिजल्ट में आना है, ठीक है? और संजय भैया के बारे में क्या ही बोलूं, वो भाई बहुत मेहनत करता है, ठीक है? तुम किसी दिन बैठना कंप्यूटर के सामने, टाइप करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स की टाइपिंग कितनी टिपिकल है। जबकि मैं तो टाइप ही नहीं करता, मतलब मेरे एक बार नोट्स हो गए कंप्लीट खत्म हुआ। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ नोट्स इसी से टाइपिंग करूँ क्योंकि आंखों में स्ट्रेस पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है आंखों में। समझ रहा है? किसी दिन बैठना जरा, तो तुम्हारे लिए कोई टीचर इतनी मेहनत कर रहा है और तुम फिर भी नहीं पढ़ रहे, यार मैं क्या ही बोल सकता हूँ तुम्हारे लिए। समझ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो सीधे पढ़ना चालू कर दो, या तो या फिर मजे काटते हो, क्या ही करा जाएगा तुम्हारे। चश्मा भी आ जाए आज कंप्यूटर, ये देखो मतलब थोड़ा सजेशन भी ऐसे दे रहा है ना भाई, भैया चश्मा भी आता है, मेरा चश्मा ये रहा, ठीक है? तो चश्मे से अगर इतना असर पड़ने लग जाता है ना, तो दुनिया चश्मा लगा कर ना कभी चश्मा ही नहीं लगने की जरूरत पड़ती। समझ आया मैंने क्या बोला सर? अब बोल भी कौन रहा है जिसको 4 आंखें पहले से लगी हुई है? मेरे वही है ना, जगह भी ऐसे दे दिया, अरे मुझे जाएगी। तो नजर का लगाने से फायदा क्या? पढ़ता तो तू फिर भी नहीं है। इधर देखो, ठीक है? तो हम कहाँ पढ़ते हैं? वापस अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। तुम्हारी जितनी बेइज्जती करनी थी हो गई, ठीक है? 2 into L plus B, area of rectangle. Area of rectangle 2 into L plus B, इशिता। वाह, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 into side. 4 into side. और वो अभी भी सामने बैठ के बोला साइड का स्क्वायर। अरे भैया वो तो अटेम्प्ट कर रहा है, तो ट्राई भी नहीं कर रहा। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज पढ़ना चालू कर दो, ठीक है? अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता तुम्हें, ठीक है? जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो तुम किसी मतलब हायर क्लासेस में सिग्मा का मतलब है तुम्हारे भाई बहन भी पढ़ रहे होंगे हायर क्लासेस में, ठीक है? और उनसे पूछना कि उनका टीचर उनसे कितना इंटरेक्ट करता है, ठीक है? कोई बात नहीं करता, मैं खुद अपना बता रहा हूँ। मैं 11th-12th के बच्चों को इतना एंटरटेन ही नहीं करता, पढ़ाया बात खत्म। आए क्लास में, मान लो ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती थी, आते थे क्लास में, बात होती थी, पढ़ाया जाता था, बात होती थी, फिर घर चल जाते थे वो अपने। बस 9th-10th वालों को सिर्फ इसलिए समझाया जाता है क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं सीधा मतलब बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी प्रोफेशनल तरीके से तुम लोगों को पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा पढ़ा रहा होता हूँ कि मतलब ये सोचकर कि यार छोटे भाई बहनों की तरह। लेकिन तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार भाई पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना तो अपना मजे करते रहेंगे। नंबर नहीं आए ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं खुद भगा दूंगा तुमको अपने ट्यूशन से, मुझे पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है? पढ़ो या मत पढ़ो, ये तुम पर डिपेंड करता है, समझाया? लेकिन अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना, मतलब तुम्हारे दिमाग में चीजें घुस रही है या नहीं घुस रही, वो मैटर नहीं करता। अगर तुम मेहनत कर रहे हो वो मैटर करता है। मैंने टाइम भी निकलवा दिया तुम्हें सारा। मतलब ये कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो, चाहे तुम्हें कुछ नहीं आता हो, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो तो पढ़ाने में मजा आता है। तो उस बच्चों को मैं ट्यूशन में भी रखता हूँ। जब वो पढ़ना ही नहीं चाहता और नालायक ही है, तो मैं क्या ही कराऊंगा उसको? समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए पहले सोचो कि तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, फोकस तरीके से। पढ़ना तो पड़ेगा, 12वीं अब ग्रेजुएशन, पहले होता था कई साल पहले क्या होता था, 12th क्लास होती थी, एक मैंडेटरी की 12th क्लास तक पढ़ लो, उसके बाद देखा जाएगा। अब ग्रेजुएशन है मेरे भाई, ग्रेजुएशन के बाद तो कोई पूछता भी नहीं है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए
ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी ना भाई, चाहे धक्का मार के करो चाहे जैसे मर्जी करो। अब ये सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अभी तो तुम 9th क्लास में, तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2005 का एक एक्ट है, जिसकी वजह से तुम्हें जॉब भी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हारी उम्र 14 या 15 साल है मुश्किल से, समझ रहा है। तो अगर किसी ढाबे पे तुम्हारे पेरेंट्स लगवा भी ना बर्तन धोने के लिए, ठीक है, तो वो भी जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें। राइट टू एजुकेशन एक्ट से तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, आया समझ में, ठीक है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो पता नहीं कौन से, पता नहीं बिजनेस मॉडल चल रहे हैं कि तुम करोड़पति बन जाओगे, समझ रहा है। और सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने रिच नहीं है कि तुम्हें बैठा कर खिला सके, क्योंकि अगर रिच होते तो 200% तुम मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, तुम किसी करोड़पति ट्यूशन पे होम ट्यूशन पढ़ रहे हो। आगे समझ में मैंने क्या बोला। तो अगर तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो तो मैं खुद अपनी तरह तुम्हें मान रहा हूँ कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, और मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ इसी वजह से सर्वाइव कर रही है कि हम कमा रहे हैं, बच्चों पे लगा रहे हैं, ताकि बच्चे बड़े होकर कुछ अच्छा कमाए और हमको पाले। पेरेंट्स सोच रहे हैं ना, ये समझाया मैंने क्या बोला। और ये बात याद रखो, दुनिया में कोई किसी की हेल्प करने के लिए नहीं बैठा। मेरा सारा सेशन बर्बाद हो गया, ठीक है। तो एक बात याद रखो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं बैठा, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स, समझ आ रहा है। अब तुम मेरे आधो के साथ पेरेंट्स भी बैठे, तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ तुम लोग कि हमारे पेरेंट्स भी हमको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या नाम है हमको खिला रहे हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अच्छा अर्न करने लगोगे तो उनके बुढ़ापे में तुम उनकी हेल्प करोगे। सिंपल सा फैक्ट है। मैं अपने ऊपर बता देता हूँ यार, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे फीस मिले और मेरा घर चले, खत्म बात। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे क्या मतलब है कि तुम पढ़ो या मत पढ़ो, है कि नहीं। तुम्हारे पढ़ने से सिर्फ मुझे इतना फायदा है कि मुझे फीस मिल रही है, और दूसरा फायदा है कि जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो तुमसे पूछ कर और बच्चे अच्छे आएंगे। आया समझ मैंने क्या बोला। मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, सामने प्रिंस बैठा है, उसकी बहन है निकिता, इस साल की मेरी टॉपर 96 मार्क्स उसके, ठीक है। उसकी गली से एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रतिभा, और पढ़ने में वो लड़की बहुत अच्छी है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें, सिंपल सा रीजन है कि उस लड़की के नंबर अच्छे आए तो वो वहां पे उसके सोर्स के थ्रू कितने अच्छे, इसका भाई आया, सब कुछ छोड़ो, समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर उसको लगता कि यहाँ पे यार भैया पढ़ाते हैं नहीं और मेरे भी मार्क्स करवाए, तो कभी वो भेजती अपने भाइयों को, अपने भाई को या अपने पड़ोसी को। वो कभी नाम लेती मेरा, कभी नहीं बोलती, कहते यार वहां पे मत जाना, उल्टा ये और बोलते कि वहां पे मत जाना। समझ रहा है। तो मैं भी अपने मतलब के लिए पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तुम भी अपने मतलब के लिए पढ़ रहे हो ऑब्वियसली ना, कि मैं भैया को पैसे दे रहा हूँ तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला। तो कम से कम इतना एटीट्यूड तो लेकर आओ कि मेरे को आउटपुट निकालनी है अपनी चीज की, ठीक है। अब से मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, क्योंकि अब एग्जाम आ गए, अभी भी नहीं समझ सकते, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी बेवकूफी कर रहे हो। समझना है मैंने क्या बोला। मैं फटाफट से अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूँ, 5 मिनट या 6 मिनट, ठीक है। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि पढ़ना चालू कर दो, कम से कम इतना टाइम निकालो कि घर वालों को लगने लग जाए कि हाँ बेटा पढ़ रहा है या बेटी पढ़ रही है। आया समझ मैंने क्या बोला। और पढ़ना इसलिए है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। समझना है मैंने क्या बोला। एजुकेशन देखो, तुम्हारे दिमाग में चलता है कि पढ़ाई से होता ही क्या है, ठीक है। तो ये बता दो कि बिना पढ़ाई के क्या हो सकता है। समझाया मैंने क्या बोला। आजकल अगर एक आपको छोटी से छोटी जॉब भी चाहिए ना, उसके लिए भी, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक अभी खुद और ज्यादा अगर तुम्हें ज्यादा मतलब वो करने का मन नहीं कर रहा है सर, सीधा गूगल पे जाना और मैं जो बोलूंगा टर्म वो डाल देना, ठीक है। अभी इस बात को 1 साल भी नहीं हुआ, ठीक है, कोरोना से पहले की, बहुत पहले की बात है, लेकिन 1-1.5 साल हुआ है। उसमें एक जॉब निकाली गई पियोन की, ठीक है, पता नहीं कौन से स्टेट में थी वो, दिल्ली में थी, पता नहीं, मतलब शायद ऑल ओवर इंडिया की थी वो, ठीक है। पियोन की जॉब, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, पियोन की जॉब। और पियोन कौन होता है, जो नाली में हाथ डाल के सफाई करता है, ठीक है। पियोन की जॉब निकाली गई, और तुम बिलीव करोगे उसके अंदर कितने लोगों ने अप्लाई किया था, लाखों लोगों ने अप्लाई करा था। वो तो छोड़ दो, उसमें से 256 पीएचडी लोगों ने अप्लाई किया था, 256 पीएचडी होल्डर्स ने। और पीएचडी करने के लिए पता है कितने साल लगते हैं। अभी तुम 9th क्लास में हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग बताता हूँ, 9 से 12th पास करोगे 4 साल, उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे 3 साल, उसके बाद एक एमफिल करोगे, उसके बाद मास्टर्स करोगे 2 साल, तो 4 + 3 7 और 2 मास्टर्स के 9 साल, और पीएचडी करने में 5 साल, 14 साल पढ़ाई करी उस बंदे ने तुम्हारे लेवल से। उसके बाद भी वो पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि जॉब ही नहीं है मार्केट में, समझा। या फिर पीएचडी ऐसी जगह पे करी जहाँ पे बस डिग्री मिलती थी, धक्का मार के पास करके जाता था। वो वाली पढ़ाई मत करो प्लीज, समझाया मैंने क्या बोला। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, एमएससीज बताऊंगा ना तुम्हें, कितने एमएससीज ने अप्लाई करा था, तुम हिल जाओगे। 25,000 से ज्यादा एमएससीज ने अप्लाई करा जिन्होंने एमएससी की हुई है। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सोच लो कि तुम्हारे को पढ़ाई करनी है या फिर यार रोडों पे घूमना है। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सिंपल सा मतलब है, पढ़ाई तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे, ना पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं ना हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हो। पढ़ोगे तभी आगे जाओगे। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक छोटी से छोटी जॉब के लिए भी आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। समझा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ना तो प्लीज घर वालों के पैसे मतलब वेस्ट मत करो। मेरे को तुम 500 फीस देते हो, ठीक है। 500 को अगर तुम 30 क्लास तो होती भी नहीं है, ठीक है। तो कितनी क्लास होती है एक महीने में, 13 से 14 क्लासेस होती है। मान लो आधी 15 क्लास करा दो,
तो इसका ऑन एन एवरेज हर क्लास पता है कितने रुपए पड़ती है तुम्हें? 30 रुपए की पड़ती है। क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं खुद बोल रहा हूँ तुम्हें मत वेस्ट करो भाई। 30 रुपए की हर रोज चाउमीन मंगाओ, आराम से बैठ के खाओ, कम से कम तुम्हारे पेट में तो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में तो जा रही है। नया और मैं लिटरल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ तुम्हारे सामने कि अपने घर वालों के पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके कमा रहे होते हैं। और आजकल लॉकडाउन में तो तुम बिलीव भी नहीं करोगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। समझाया मैंने क्या बोला? तो इतनी मेहनत मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। मेरे पास 10th क्लास में एक स्टूडेंट है, मैं इस बात के लिए रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, प्लीज समझ जाओ कि अगर पढ़ना है नहीं पढ़ना, ठीक है? तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ना यार, मैंने 4 साल पहले जो चीज पढ़ी मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ी थी कि मैं भूलूं ही ना। लेकिन तुम लोग तो अभी पढ़ रहे हो रिसेंटली, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है, जो लगाना पड़ रहा है। अच्छा ये अच्छा हाँ ये समझ आ रहा है प्रिंस भाई साहब? ठीक है, तो प्लीज पढ़ना चालू कर दो, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को इतना भी पता है कि अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, सेम बात तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, तुम मेरी बात जरूर मानो, क्योंकि तुमको क्या लगता है जनरेशन गैप कि भैया हमारी एज सही है यार, भैया सही बोल रहे हो, लेकिन पेरेंट्स के साथ करते हैं यार ये तो ओल्ड थिंकिंग वाले, जबकि वो बात एकदम सही कर रहे होंगे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि चलो छोड़ो, लेकिन मेरी बात तुम जरूर मानो, लेकिन मानो तो अप्लाई तो करो यार। समझाना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, टाइम तो हो गया। लेकिन मेरे मैं पड़ोसी का बताता हूँ, मेरे यहाँ पे पड़ोसी रहता, मेरा स्टूडेंट था वो, ठीक है? वो उसके पेरेंट्स आगे खुद जाते सीधा सीधा बोलते थे, यहाँ पे बाहर है जानता होगा तो सक्षम को, ठीक है? उसके फादर मेरे को खुद आके बोलते थे, ठीक है? वो सीधा आके बोलते कि यार हिमांशु तू समझाएगा, वो मेरी बात नहीं मानता, तेरी बात मानता है। दादा भैया ने ये बोला था, ठीक है? और यहाँ पे अरुण क्या नाम है इसका, कानू फातू, उनके पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि यार तू समझाएगा, वो तेरी बात नहीं मानता है। प्लीज मानो यार, पढ़ो, ठीक है? अब सेशन एंड हो रहा है, अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, लिंक आ जाएगा, पढ़ लेना उसको। चलो मिलते हैं।